उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। स्वामी विवेकानंद ने आज ही के दिन 11 सितंबर 1893 को शिकागो धर्म संसद में भाग लिया था। तो यह आज का बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और इस दिन हम उनके इस सूत्र वाक्य को याद कर रहे हैं कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। हम जो ध्येय लेकर के चलते हैं, कई बार हमें असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है और कई ऐसे भी होते हैं जिनको प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त हो जाती है। लेकिन आजकल ऐसे जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी संख्या कम हो गई है। तो संघर्ष केवल आपके अकेले के जीवन में नहीं है, सबके जीवन में है। आज हम इस महत्वपूर्ण सेशन में बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के अंदर सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ। सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ कितनी जाएगी, सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ में अब आगे क्या करें इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि सामाजिक विज्ञान का भी पेपर हुआ और कई कोचिंग संस्थानों ने अपनी आंसर कीज जारी की है। मैंने भी पेपर को देखा था और उसमें इतिहास विषय के जो प्रश्न हैं उनको मैंने हल भी करवाया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आरपीएससी निरंतर अब भर्तियों में जो है पुराने प्रकार के प्रश्न ना पूछ करके कई नए प्रश्न पूछती है और उनको अच्छी संदर्भ पुस्तकों में ढूंढना पड़ता है। गाइडों में हमें वो सवाल नहीं मिलते हैं जो वास्तव में हमें सेलेक्ट करवाते हैं। हमारा सिलेक्शन जिन सवालों के आधार पर होगा, देखो कुछ सवाल तो प्रत्येक परीक्षा में मिलते हैं और कुछ सवाल प्रत्येक पुस्तक में मिल जाते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कई किताबों में नहीं मिलते। तो हमें कुछ यूनिक चीज़ों को भी ढूंढना होता है। जब हम दूसरों से रेस कर रहे होते हैं और उनसे आगे निकलना होता है तो हमें यूनिक चीज़ों को भी ढूंढना होता है। तो सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे और आगे क्या करें इस पर भी चर्चा करेंगे। इस परीक्षा के अंदर आपके जो है 2 पेपर हुए थे, फर्स्ट और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपके 100 प्रश्न थे और सेकंड पेपर में आपके 150 प्रश्न थे। और फर्स्ट पेपर 100 प्रश्न 200 अंकों के थे और 150 प्रश्न जो है वो 300 अंकों के थे। तो प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र है। मैंने देखा है कि कई अध्यापक जो है कट ऑफ को बढ़ा चढ़ा करके बताएंगे, कई अध्यापक उसको कम बताएंगे, कई अध्यापक ऐसे भी हैं जिनको एसएसटी के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, वो भी कुछ इसके बारे में अपने प्रयास करेंगे। हालांकि अनुमान लगाने की सबको आज़ादी है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि पेपर का उचित एनालिसिस जो है वो होना चाहिए। तो आपके जो 8 इसके अंदर सब्जेक्ट थे, जो विषय का पेपर था उसमें इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और शिक्षण विधियां। ये 8 चीजें जो है प्रश्न पत्र के अंदर पूछी जाती है और पूछी गई थी और इनके 150 प्रश्न थे जिसमें लगभग जो है हमें इक्वल ही विभाजन दिखाई देता है। प्रश्नों का स्टैंडर्ड जो होता है वह वास्तव में एक विषय अध्यापक के अनुरूप होना चाहिए
और अब जो आरपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं वह वास्तव में उसी लेवल के हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर है। जैसे कोई इतिहास या इकोनॉमिक्स से जो व्याख्याता की तैयारी करता है या असिस्टेंट प्रोफेसर की करता है, सहायक आचार्य की, तो वह अभ्यर्थी जितनी तैयारी करता है और जिस लेवल तक पढ़ता है उस लेवल तक एक सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी के लिए पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि विषय अधिक है और इतने विषयों में इतना डीप नॉलेज अर्जित करना वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उसके साथ साथ में प्रथम पेपर को तैयार करना, तो वास्तव में ही इन 8 सब्जेक्टों में जो सवाल पूछे गए हैं वो किसी भी सूरत में हम इनको सरल नहीं कह सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर भी जो है वह कठिन ही था और सेकंड पेपर का जो लेवल है वो भी कठिन था। दोनों ही पेपर काफ़ी कठिन दिखाई दिए। मेरा जहाँ तक अनुमान है, अब पिछली जो कट ऑफ रही थी उससे हम यदि इसका अनुमान लगाएं तो वह लगाना गलत है, क्योंकि हर बार पेपर अलग होता है और कट ऑफ जो होती है वो पेपर के आधार पर तय होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि पहले जो परीक्षाएं हो चुकी है उनके प्रश्नों को और ट्रेंड को तो हमें समझना चाहिए, लेकिन उनके आधार पर कट ऑफ के अनुमान नहीं लगाने चाहिए। मैं खुद 2018 वाली जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा थी उसके अंदर सामाजिक विज्ञान से चयनित हुआ था और मैंने 6 महीने तक वह सर्विस की थी। तो मुझे पता है कि काफ़ी मैंने उसकी तैयारी भी की थी, तब जा कर के सिलेक्शन हुआ था। और उस समय कट ऑफ जो है पिछली कट ऑफों से काफ़ी कम रही थी, लगभग 297 जनरल की रही थी और उससे पहले जो भर्ती थी उसकी कट ऑफ रही थी 324। तो कहाँ 324 और कहाँ 297, एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम आज जो अनुमान लगाने जा रहे हैं वह इस पेपर के स्टैंडर्ड के अनुसार ही लगाएंगे। तो हम सबसे पहले कैटेगरी लिख देते हैं। सामान्य कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, एसटी और एमबीसी, इन वर्गों की कट ऑफ का हम जो है मोटा मोटा अनुमान लेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर तो कोई भी नहीं कह सकता है, लेकिन पेपर को जहाँ तक देखते हैं, समझते हैं और अनुमान लगाते हैं तो हमें लगता है कि कौन से विद्यार्थी, हालांकि मैं यही कहता हूँ हर बार कि जब तक आप सर्विस लग नहीं जाते हो तब तक आपको इसको छोड़ना नहीं है और विवेकानंद के उस वाक्य को, उस सूत्र को अपने दिमाग में सदैव बिठा के रखना है कि हम कभी भी जब तक इस काम को छोड़ेंगे नहीं, इस तैयारी को छोड़ेंगे नहीं, तब तक कि हम तोड़ नहीं देते हैं, तब तक कि हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो सदैव उस अपने जो मूल मकसद है उसकी ओर हमें अग्रसर रहना है। जब तक हमारा जो है अंतिम चयन हो नहीं जाता है, जब तक हम जा कर के रजिस्टर में साइन नहीं कर लेते, और कर लेने के बाद में भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो होता है उसको जीवन में सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। तो कोई भी परीक्षा अंतिम नहीं होती है और इसलिए सदैव अपनी तैयारी को जो है अच्छा बनाने का प्रयास करते रहें। तो मैं आपको सामान्य वर्ग की कट ऑफ यदि यहाँ पर हम बात करें तो लगभग मेरे ख्याल से 295 के आसपास जाने की संभावना है, प्लस माइनस में जो है 3 कर देता हूँ। ओबीसी में 1-2 अंक का ही डिफरेंस देखने को मिलता है, तो हम 293 के करीब मान लेते हैं। 295 का आंकड़ा कोई मैंने ऐसे ही नहीं लिया है, पेपर का एनालिसिस मैंने किया है और मुझे लगता है कि कोई यदि द्वितीय पेपर में 95 क्वेश्चन सही कर रहा है और प्रथम प्रश्न पत्र में वह यदि लगभग अपन कह सकते हैं कि 50%, 50 प्रश्न यदि सही कर रहा है, 50-52 सवाल, तो वह विद्यार्थी जो है दौड़ में है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने जो है इन दोनों ही पेपरों को देखा है, दोनों का अनुमान किया है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। ओबीसी में जो है वह हमें लगभग 293 प्लस माइनस हम 3 करके देख लेते हैं। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वह हमें पिछली बारों के आधार पर ही हम कहेंगे, गैप तो क्या कहें अब, हालांकि लगाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जहाँ तक नज़र आता है कि ईडब्ल्यूएस का गैप जो है वो जनरल और ओबीसी से कितना रहता है, तो उसके आधार पर हम उसको 265 के करीब मान सकते हैं। यह मोटा मोटा अनुमान है, इसमें मैं 3 अंकों का जो है डिफरेंस बता रहा हूँ आपको कि 3 अंक ऊपर या नीचे हो सकता है, इसलिए हमें इस
अनुमान को अंतिम नहीं मानना चाहिए। सामान्य में 295 ±3 हो सकती है, ओबीसी में 293 ±3 हो सकती है, ईडब्ल्यूएस में 265 है ±3 हो सकती है, एससी में 250 ±3 और एसटी में हम 230 के करीब मान लेते हैं ±3 और एमबीसी में 270 से अधिक ही रहेगी और 275 में ±3 कर देता हूँ, आप अनुमान लगा सकते हो। तो इस तरीके की कट ऑफ मेरे ख्याल से जानी चाहिए, जिसमें 200 जो 300 से प्लस जिसका स्कोर है वह रेस में है, 100% उसका चयन होना चाहिए जनरल कैटेगरी से, और जो 300 से कम है और 290 से अधिक है उनको आसान्वित रहना चाहिए, क्योंकि 295 हम ±3 कर रहे हैं और कट ऑफ जो थी वो कई बार हम देखते हैं कि परीक्षार्थियों, पेपरों और उनके आधार पर निर्धारित होती है, तो पूर्व कट ऑफ के आधार पर नहीं होती। तो हम देख सकते हैं कि 295 मैंने मानी है ±3 मानी है, तो 300 प्लस वाला जो स्कोर है वो तो अपने आप को जो है सेफ मान सकता है। इसके बाद में जितनी भी कैटेगरियां हैं वो अपने अनुरूप अपने स्कोर को देख सकते हैं। महिलाओं के 2-5 नंबर का फर्क होता है, कहीं कहीं पर ज़्यादा भी होता है, तो अपने को उस आधार पर देखना है। लेकिन यदि मोटे मोटे तौर पर यदि आपका यह स्कोर है तो आप लगभग रेस में हैं, दौड़ में हैं, और आपकी जो है इस भर्ती परीक्षा में चयन होने की संभावनाएं पूरी है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि यह परीक्षा तो हो चुकी है, हमने इस परीक्षा को दे दिया है, OMR शीट भरी जा चुकी है और वह RPSC के पास में पहुंच गई है। अब उसका मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन के पश्चात जो है RPSC हमारे परिणाम को आउट करेगी, उसके पश्चात दस्तावेज सत्यापन होंगे और फिर अंतिम रिजल्ट आएगा। तो ये सारी प्रोसेस तो अब RPSC के ऊपर है। अपन क्या कर सकते हैं, तो एक अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए, तो अभ्यर्थियों के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि आगे अगली जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है वह अगले वर्ष जुलाई महीने में होने वाली है और तब तक लगभग हमारे पास में जो है 10 महीने का समय है। जुलाई माह में होगी, तब तक 10 महीने का समय है। हम यदि प्रॉपर इसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे सेकंड ग्रेड की और हमने अच्छी तैयारी की थी और अब हमने एग्ज़ाम दे दिया है, सिलेक्शन के आसार है या जो अनुमान इधर उधर बताए जा रहे हैं अध्यापकों के द्वारा और जो अभ्यर्थी बातें कर रहे हैं उनके आधार पर हमें लगता है कि शायद ही मेरा हो, ऐसा यदि हमारी आत्मा कह रही है, तो भी हमें बिल्कुल यहाँ पर बैठना नहीं है। सिलेक्शन हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है अगली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जुट जाना चाहिए और कौन कौन सी सामग्री जो है उसका हम चयन करें। सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत यह आएगी क्योंकि कोचिंग संस्थान भी पढ़ाते हैं, बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है, उसके बावजूद जो है प्रश्न हमें पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप प्रत्येक जो विषय है उसकी कम से कम एक एक गाइड और एक एक ऑथेंटिक बुक दो उठाओ और उसमें गाइड को आप जो अपने बेसिक और मूल आधार के तौर पर लेकर के चलो और ऑथेंटिक बुक का आप एक एक बार अध्ययन करो और उसमें जो भी आपको गाइड से इतर लगता है कि यह मुझे जो एड ऑन कर देना चाहिए तो उसके आपको नोट्स बनाने चाहिए। और उन नोट्स में यदि आपके वो प्रत्येक सब्जेक्ट के 20-20, 50-50 पेज के नोट्स हैं और उनमें से आपके 2-4 सवाल भी पकड़ में आ जाते हैं जो गाइड से बाहर है, तो ऐसी परिस्थिति में जो अभ्यर्थी है उसका सिलेक्शन नियत हो जाता है और वह निश्चित ही अपनी जो सफलता है उसको पा लेता है। और ऐसे अभ्यर्थी जो SST सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे थे लेकिन उन्होंने कुछ समय तैयारी की और एग्ज़ाम दिया और अभी उनको ये नहीं है, किसी प्रकार की इससे कोई निराशा भी नहीं और कोई आशा भी नहीं है, जो स्वयं को एक तरीके से तटस्थ महसूस कर रहे हैं कि मैं तो यूं ही देने के लिए गया था लेकिन तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो मन से उसमें लग जाइए। और यदि आपने मास्टर डिग्री कर रखी है और आप चाहते हैं कि हम जो है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे व्याख्याता की,
तो आप उसकी तैयारी भी अपने अनुसार कर सकते हो। मेरा यही कहना है कि आप जिस भी भर्ती परीक्षा का निर्णय लेते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने अब तक कितना पढ़ा है, आप किसकी तैयारी कर रहे हो, आपने कितना सीख लिया, उसके आधार पर लेना चाहिए। और नवीन अभ्यर्थी जो अभी इन भर्ती परीक्षाओं में नहीं आए हैं और अब तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो भी ऐसे बुक्स को लेकर के आएँ। और उन बुक्स के लिए मैं एक वीडियो भी बना करके डाल दूंगा अलग से कि आपको कौन कौन सी इन 8 विषयों के अंदर जो है पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है सब्जेक्ट पर पकड़ बन जाए और आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। तो उसके लिए उन अभ्यर्थियों को अपने मन के अनुरूप एक निर्णय लेना चाहिए कि मुझे जो है कौन सी भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मैं यदि आपको कहूं कि आप अध्यापक भर्ती की कीजिए, मैं कहूं कि आप जो है वरिष्ठ अध्यापक की कीजिए या व्याख्याता की कीजिए, तो वह शायद उचित नहीं होगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद से परिचित नहीं होता है, जब तक व्यक्ति अपनी क्षमताओं से परिचित नहीं होता है और दूसरों के दिए हुए मोटिवेशन पर डिपेंड करता है, तब तक वह कभी सफल नहीं होता है। तो आपको यदि सफल होना है तो मेरा यही कहना है कि आप सफल होने के लिए सबसे पहले खुद को पहचानो, खुद को देखो, खुद की क्षमताओं को देखो और मौन में बैठ करके किताबों को पढ़ो। और उन किताबों को पढ़ने के पश्चात आत्मचिंतन करो, तो आपको पता चलेगा कि आप कौन हो, आप कितने याद कर सकते हो, आपकी क्षमताएं क्या है। और पुराने जितने भी पेपर हैं उन पेपरों का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं उसमें हम कोई भी सामान्य चीज़ें बता रहा है, कोई कहेगा ये किताब उठा लो, वो किताब उठा लो। तो मैं तो कहूँगा जो बाज़ार में उपलब्ध अच्छी गाइड है उस गाइड को आप उठाओ, क्योंकि नई किताबें तो हम पैदा नहीं कर सकते। और एक एक ऑथेंटिक बुक पकड़ो। कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो इन 2 किताबों के उठाने के बावजूद भी हमें जो है बाहर से दिखाई देंगे, तो हमें 100% तो करना भी नहीं है। हमें तो केवल सिलेक्शन अपना होना चाहिए, उतना करना है। और सिलेक्शन में वही होता है कि हम गाइड से बहुत कुछ तैयार करके जाते हैं, उसके बाद भी हमें लगता है कि हम जो है कुछ अंकों से पिछड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उसके साथ में हमें कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। तो सभी अभ्यर्थियों को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।